नमस्कार दोस्तों। आज मैं कहानी लेकर आई हूँ शिकस्त। इसे लिखा है शकीला एस हुसैन ने। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैंने मुंह धोकर सिर उठाया। बेसिन पर लगे आईने में एक चेहरा नजर आया जो कभी मेरा बहुत अपना था, बहुत प्यारा था। आज वक्त की बेहिसी ने दूरी कायम कर दी थी। मैंने सोच लिया मुझे क्या करना है। ब्रश उठाकर टॉवल से मुंह पोंछते हुए मैं अपनी सीट पर आकर बैठ गई। उसके करीब से मैं नितांत अजनबियों की तरह गुजर गई। नाश्ता आ चुका था। मैंने ट्रे सामने रख कर खाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद महसूस हुआ वह मेरी सीट के करीब रुक कर मुझे देख रही है। मैंने एक उचटती सी नज़र उसके चेहरे पर डाली। चेहरे पर उम्र की लकीरें नुमाया थी। एक अजब सी थकन व परेशानी झलक रही थी। साथ ही सब कुछ हार जाने का दुख चश्मा था। मैं दोबारा नाश्ते की ट्रे पर झुक गई। कुछ पल वह खड़ी रही, फिर अपनी बर्थ की तरफ बढ़ गई। मैंने चाय पीकर अधूरा नॉवल निकाला। ट्रेन की खिड़की से टेक लगाकर पढ़ना शुरू कर दिया। किताब के अल्फाज गायब हो गए थे। उनकी जगह यादों की परछाइयाँ हाथ थामे खड़ी थी। मैं चाह कर भी कुछ पढ़ नहीं पा रही थी। हम दो ही बहनें थीं, मैं बड़ी और मुझसे 12 साल छोटी आबिया। अम्मी पापा बड़ी मोहब्बत और मेहनत से हमारी परवरिश कर रहे थे। उन्हें बेटा ना होने का कोई मलाल न था। हमारी पढ़ाई, हमारी हर ज़रूरत पूरी करना उनकी सबसे बड़ी खुशी थी। मैं पढ़ने में काफ़ी तेज़ थी और शहर के मशहूर कॉन्वेंट में पढ़ रही थी। तब मैं 8वीं में थी जब आबिया का जन्म हुआ था। उसकी पैदाइश के बाद से अम्मी के घुटनों और कमर में बहुत दर्द रहने लगा था। धीरे धीरे आबी की जिम्मेदारियां मेरे जिम्मे लग गई। वक्त हंसी खुशी गुजर रहा था। मेरी गहरी दोस्त नीरा पड़ोस में ही रहती थी। कभी मैं उसके घर चली जाती, कभी वह मेरे घर आ जाती। हम साथ पढ़ते, साथ में आबी को भी खेल खिलाते। इसी तरह मैंने और नीता ने फर्स्ट डिवीज़न में बीएससी पास कर लिया। खूब खुशियाँ मनाई गई, कीमती गिफ्ट्स मिले। अम्मी का आगे पढ़ाने का इरादा न था क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बहुत दूर जाना पड़ता। निदा के इसरार पर हम दोनों ने बीएड ज्वाइन कर लिया। अभी बीएड का रिजल्ट आया भी नहीं था कि मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आ गया। लड़का किसी अच्छी कंपनी में सीडीओ था। बाबा के दोस्त का इकलौता बेटा था। किसी फंक्शन में उसने मुझे देखा था और पसंद कर लिया। शादी की तैयारी शुरू हो गई। एमएससी करने की ख्वाहिश शादी की चमक दमक और हसीन ख्वाबों के नीचे कहीं दब गई। 8 साल की आबी का रोना देखा ना जाता था। वह मुझसे इतनी ज़्यादा हिली थी कि उसे छोड़ने का ख्याल से ही मैं रो पड़ती। निदा ने उसका ख्याल रखने का वादा किया। रोते रोते मैं विदा होकर ससुराल आ गई, जहाँ मेरी सास थी। ससुर का कुछ महीने पहले इंतकाल हो गया था। घर बहुत शानदार था, सारी सहूलियत से भरा हुआ। मेरी सास बहुत अच्छी थी, खाने पीने की बहुत शौकीन थी। अच्छे खाने के शौकीन मेरे शौहर रेहान भी थे। अम्मी की बीमारी की वजह से उनकी बहुत मदद करती थी, इसलिए खाना पकाने में एक्सपर्ट हो गई थी। मेरी शादी के बाद अम्मी ने एक फुल टाइम औरत रख ली जो घर के काम के साथ साथ आबिया का भी ख्याल रखती थी। शादी के बाद 3-4 महीने में जैसे पंख लगाकर उड़ गए, घूमना फिरना दावते। फिर जिनकी अपने ढर्रे पर आ गई। अम्मा मिजाज की बहुत अच्छी और बहुत चाहने वाली थी। उन्हें घर के कामों में कोई दिलचस्पी न थी। किताबें और टीवी देखने में ही उनका टाइम जाता। मुझे इसका कोई मलाल भी न था। काम करने की आदत मुझे बचपन से थी और साथ काम करने के लिए एक बुआ भी थी। जिंदगी मज़े में गुजर रही थी। शादी के 1 साल बाद बेटा हो गया। घर में खुशी बिखर गई। मेरा भी खूब ख्याल रखा गया। उसका नाम असद रखा गया। बेटे के बाद मेरा मैके जाना काफ़ी कम हो गया। छोटा बच्चा, घर के काम, मसरूफियत बढ़ती ही चली जा रही थी। अम्मा असद को थोड़ा बहुत संभाल लेती थी। असद 3 साल का हुआ तो शीरी आ गई। अब तो जैसे मैं घन चक्कर बन गई। 2 बच्चे संभालना, घर का काम देखना बहुत मुश्किल होने लगा। रेहान ने खाना बनाने के लिए एक कुक रख दिया। जैसे तैसे 2-4 माह सबने उसके हाथ का खाना बर्दाश्त किया, फिर उसे हटा दिया। अब बच्चों की जिम्मेदारी अम्मा ने ले ली। क्योंकि खाना दोनों को अच्छा ही चाहिए था, मैंने किचन संभाल लिया। रेहान मेरा बहुत ख्याल रखते, तोहफे लाते, बाहर भी ले जाते, पर बेहद लापरवाह थे। जब कमरे से तैयार होकर निकलते तो कमरे का हाल खराब होता, जैसे घमासान हुआ हो। धीरे धीरे मैं इन सब की आदी होती जा रही थी। जिंदगी अपने अंदाज में चैन से गुजर रही थी कि एक दिन अम्मा को घबराहट हुई। उन्हें अस्पताल लेकर गए। 2 दिन इलाज चला, तीसरे दिन वे खत्म हो गई। मेरे लिए तो बहुत बड़ा सदमा था। समझ ना आए क्या करूं। उन्होंने मुझे बेटी की तरह रखा। मेरे बच्चों का ख्याल रखती थी। शीरी को संभालना मुश्किल हो गया क्योंकि उनसे खूब हिली हुई थी। रेहान को भी माँ की मौत का रंज था। एकदम चुप से हो गए थे।
हर गम वक्त के साथ भरने लगता है। हम लोग भी धीरे धीरे संभलने लगे, पर मुझे पता नहीं था तकदीर ने एक और सदमा मेरे नाम लिख दिया। अचानक ही मेरी अम्मी और बाबा कार एक्सीडेंट में चल बसे। हम सब पर जैसे कयामत गुजर गई। सारे रिश्तेदार जमा हुए, दिलासा देकर 10 दिन रहकर चले गए। रेहान भी लौट आए। अब घर में मैं और 13 साल की मासूम आबिया और बच्चे रह गए। बुआ ने खूब साथ दिया। समझ ना आता कि आबिया को किसके सहारे छोड़ूं। आबिया का जिक्र निकलने पर मामू फूफी सब ने दामन झाड़ लिया। मेरे दूर के रिश्ते के चाचा ने समझाया कि मैं जवान बहन को ऐसे किसी के सहारे छोड़कर नहीं जा सकती। उनके ख्याल से मैं आबिया को अपने साथ ले जाऊं। वे जल्द ही इस घर को बेचने की कोशिश करेंगे और पैसे हम दोनों बहनों के नाम पर जमा कर देंगे। मुझे उनकी बात ठीक लगी। मैं आबिया को लेकर घर आ गई। मैंने आबी का एडमिशन स्कूल में करा दिया। पढ़ाई में उसका तो ध्यान नहीं लगता था। टीवी, फिल्में, फैशन उसके खास शौक थे। अम्मी और मैंने लाड़ प्यार से उसे बिगाड़ दिया था। उसका हुस्न और नज़ाकत देखकर कुछ काम ना करवाती, फिर सारे काम बुआ खुद ही कर लेती थी। मैं सोच रही थी कि आबी के आने से मेरा काम बढ़ जाएगा, पर उल्टा उसकी जिम्मेदारी, उसके काम सब मुझे ही करने होते। असद शीरी के साथ आबी की पढ़ाई, स्कूल की तैयारी में मैं बेहद थक जाती। कभी सख्ती करो या डांटो तो रोने लगती। कहती अम्मी ने तो कभी मुझे काम नहीं कराया। रेहान भी उसका पक्ष लेते। मैं हमेशा की तरह खामोश होकर काम में लग जाती। वक्त गुजरता रहा। आबी कॉलेज में आ गई, बेहद खूबसूरत, बेइंतहा नाजुक और फैशनेबल। एक सुबह अचानक मेरी दोस्त निदा आ गई। वह कॉलेज में लेक्चरर थी, एक सेमिनार अटेंड करने यहाँ आई थी और हफ्ता भर हमारे यहाँ रुकने वाली थी। उस दिन इतवार था। निदा ने आते ही ऐलान कर दिया, आज मैं और शाफिया सिर्फ बातें करेंगे, घर का सारा काम रेहान और आबिया करेंगे। उन लोगों ने मान भी लिया। हम दोनों ऊपर गेस्ट रूम में आकर बातों में मगन हो गए। सारी दुनिया के किस्से, गिले शिकवे। निदा ने मेरी शादी के बाद MSc कर लिया था। उसकी शादी भी प्रोफेसर से हुई थी। 1 बजे हम खाना खाने नीचे उतरे। बाई बर्तन झाड़ू करके जा चुकी थी। तीनों मूंगफलियां खाते हुए बैठे टीवी पर मैच देख रहे थे। सारा घर गंदा हो रहा था। देखकर मेरा मूड बिगड़ गया, पर निदा ने मेरा हाथ दबाकर चुप करा दिया। उसने मुझे खाने की टेबल दिखाई, जो खाने से सजी थी। हॉटपॉट्स खुलते ही हकीकत भी खुल गई। सारा खाना मशहूर मुगलई होटल से मंगाया था। खाने के बाद आबी ने बदमजा सी चाय लाकर रख दी। मैं समझ गई कि किचन में खटना सिर्फ मेरा ही काम है। ये सब सिर्फ मज़े उठाने को बने हैं। निदा 1 हफ्ता रही। रोज़ सुबह शाम मेरा हाथ बटाती। जाते वक्त बड़ी उदास थी। तन्हाई में मुझे गले लगाकर बोली, शाफ़ी तुम बहुत सीधी और मुखलिस हो। हर कोई तुम जैसा फेयर नहीं है। मैं नासमझी से उसका मुंह देखने लगी। उसने धीरे से कहा, पता नहीं शाफ़ी तुम महसूस ना कर सकी, वरना एक औरत की छठी इंद्रिय ऐसी बातें समझने में बड़ी तेज होती हैं। शायद आबी तुम्हारी बहन है और तुम बहुत मासूम, इसलिए तुम सोच न सकी। मुझे रेहान और आबिया के बीच कुछ गलत लगता है। घर में शाम से लेकर रात तक पूरा वक्त दोनों साथ बिताते हैं। तुम किचन में पसीने और मसाले से गंधाती, अच्छे खाने बनाकर उनकी खातिरें करती हो। मैंने कभी नहीं देखा कि आबी ने किचन में तुम्हारा हाथ बटाया हो। थोड़ा बहुत बच्चों को देख लेती है बस। वह कोई बच्ची नहीं है जो रेहान के गले में झूल जाती है, कंधे पर सिर रखकर बैठ जाती है। शाफ़ी मैंने उन दोनों की आंखों में मोहब्बत के शोले लपकते देखे हैं। नीरा की बातें सुनकर मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। ऐसा लगा जैसे मैं दरिया की गहराई में उतर रही हूँ। मैंने ध्यान से सोचा तो निदा की बात में सच्चाई नजर आई। मेरी आंखों से आबी की मोहब्बत की पट्टी उतर चुकी थी। आंसुओं का एक सैलाब उमड़ पड़ा। मुझे एक एक मंजर याद आने लगा। निदा ने मुझे जी भर के रोने दिया। मेरी पीठ थपथपाई। जब मैं थोड़ा संभली तो बोली, शाफ़ी इस सब के लिए तुम भी जिम्मेदार हो। तुम्हें उसे इतनी छूट ना देनी थी। अपना हाल तो देखो, खूबसूरत चमकते बाल कितने बेरंग और रूखे हो गए हैं, गुलाबी गाल कैसे सांवला गए हैं। तुमने अपने आप को चूल्हे में झोंक दिया। तुम्हारे पास अपने लिए टाइम ही नहीं है। अब मुझे अपनी बेवकूफ़ी और नादानी पर गुस्सा आ रहा था, पर मैं ख्वाब में भी अपनी बेटी जैसी बहन पर शक नहीं कर सकती थी। निदा ने ढाढ़स बंधाया, शाफ़ी अपने आप को संभालो, अभी सच्चाई को जांचो, हो सकता है हमारा ख्याल गलत हो। हिम्मत और अक्ल से काम लो, अब एक आंसू भी ना बहाना। अपनी इज्जत और अपनी गैरत को मोहब्बत के पैरों तले मत कुचलने देना। तुम मुखलिस हो, ईमानदार हो, खुदा तुम्हारा साथ देगा। निदा चली गई, मुझे तपते सहरा में छोड़कर। पता नहीं अल्लाह ने मुझे कैसा सब्र दे दिया था। न आंसू बहा रही थी, न गमज़दा थी, यकीन टूटने की तकलीफ थी बस। कुछ दिन बड़ी खामोशी और सतर्कता से सारा खेल देखती रही। मुझे निदा की बात पर यकीन आने लगा। 5-6 दिन बाद रेहान ऑफिस के काम से कहीं बाहर गए। उनके जाने के बाद आबी चुपचाप से ज़्यादातर अपने कमरे में रहती।
अगले दिन मैंने रेहान के ऑफिस में रहीम साहब को फ़ोन किया। वे मेरे ससुर के रिश्ते के भाई थे। वे मुझसे मिलने घर आ गए। आबी कॉलेज गई हुई थी। मैंने सारे लिहाज छोड़कर कहा, चचा, मैं रेहान को लेकर बहुत परेशान हूँ। मुझे लगता है रेहान कहीं और इन्वॉल्व है। आप साथ रहते हैं, आपको कुछ तो अंदाज़ा होगा। रहीम साहब कुछ सोचते रहे, फिर बोले, बेटी मैं खुद परेशान था। अच्छा हुआ तुमने ही बुला लिया। एक बड़ी खूबसूरत सी नाजुक लड़की कई बार ऑफिस में रेहान से मिलने आती है, फिर दोनों कहीं साथ चले जाते हैं। मैंने उन दोनों को कई बार रेस्टोरेंट में भी देखा है। मैंने बहुत सोचा रेहान को टोक दूं, पर उसका बर्ताव अब बहुत बदल गया है। मुझसे ज़्यादा बात नहीं करता, इसलिए मैं खामोश रहा। यह तो अच्छा था उन्होंने आबी को नहीं देखा था। मैंने कहा, चचा आप मुझसे मिले, यह बात रेहान पर जाहिर न करना। वे उदास से उठकर चले गए। अब शक यकीन में बदल चुका था। रेहान के आने पर मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, ना बर्ताव में फ़र्क आने दिया, बल्कि पहले से ज़्यादा अच्छे खाने बनाकर खिलाती और सबका खूब ख्याल रखती, क्योंकि मैं कोई भी कदम बहुत सोच समझकर उठाना चाहती थी। उस दिन छुट्टी थी, सभी घर पर थे। मैंने कह दिया, शाम को मेरी सहेली की एनिवर्सरी पार्टी है, मैं उसमें जाऊंगी, खाना खाकर लेट आऊंगी। वह मुझे छुड़वा देगी, हमारी कॉलोनी में ही रहती है। शाम को मैं तैयार होकर निकल गई। 1 घंटा अपनी सहेली के पास बैठकर वापस घर आ गई। अंधेरा फैल रहा था। घर से निकलने के पहले मैं ड्राइंग रूम और बेडरूम की खिड़कियां थोड़ी खुली रखकर आई थी। दबे पाँव में गार्डन में दाखिल हुई। ड्राइंग रूम में दोनों बच्चे वीडियो गेम खेल रहे थे। फिर मैं बेडरूम की खिड़की के पास गई, अंदर झाँका। आबी बेड पर टेक लगाए बैठी थी। रेहान उसकी गोद में सर रखकर लेटे थे और वह बड़ी मीठी आवाज़ में जादू जगा रही थी, रेहान, हम लोग कब तक छिपकर मिलते रहेंगे? तुम्हें अब कोई फाइनल डिसीजन लेना होगा। रेहान ने उसे दिलासा दिलाया, मैं खुद यही सोच रहा हूँ, हम जल्द शादी कर लेंगे। मैं भी तुमसे दूर नहीं रह सकता, बस थोड़ा इंतज़ार करो। मुझे लगा जैसे मेरे कानों में पिघला हुआ शीशा उतर रहा हो। आबी मेरी बहन थी, फिर भी मेरा ही घर उजाड़ रही थी। उन दोनों की हवस ने पाक रिश्तों पर कालिख मल दी। कुछ देर मैं वहीं टहलती रही, खुद को संभालती रही। सब कुछ खो देने का एहसास जानलेवा था। फिर मैंने घंटी बजाई। रेहान ने दरवाज़ा खोला, हड़बड़ा कर बोले, अरे तुम तो देर से आने वाली थी। मैंने कहा, मेरे सिर में दर्द हो रहा था, इसलिए जल्दी आ गई। मैंने किसी पर कुछ जाहिर नहीं किया, अपने कमरे में जाकर लेट गई। उदासी भरे दिन गुजर रहे थे। मैंने खामोशी ओढ़ ली थी। चुपचाप रहीम चचा के साथ जाकर अपने काम करती रही। उन्होंने मुझे दुनिया की ऊंच नीच बहुत समझाई, पर मैं अपने फैसले पर अडिग रही। फिर एक दिन रात के खाने के बाद सब टीवी देख रहे थे। मैंने टीवी बंद कर दिया और मजबूत लहजे में रेहान से कहा, रेहान, आपने रिश्तों को शर्मसार किया है और इस्लाम की भी नाफरमानी की है। मैंने कभी सोचा न था कि आप मेरी बेटी जैसी सगी बहन के इश्क में पागल हो जाएंगे। एक पल को भी आपको मेरा और बच्चों का ख्याल नहीं आया। आपको यह तो पता होगा कि बीबी के होते हुए बीबी की सगी बहन से निकाह हराम है। आप आबिया से निकाह कैसे कर सकते हैं? दोनों घबराए से मेरा मुंह देख रहे थे। उन्हें उम्मीद न थी कि मैं इतने खुले लफ्ज़ों में सीधा वार करूँगी। बोलिए, यह निकाह कैसे जायज़ होगा? रेहान सिर झुकाए बैठे रहे। आबिया ने जवाब दिया, रेहान आपको तलाक दे देंगे, फिर तो मुझसे निकाह जायज़ होगा। वैसे भी इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त है। मेरी माँ जाई कितने आराम से मुझे मेरी बर्बादी की खबर दे रही थी। मैंने जवाब दिया, इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त दी गई है, तब हालात दूसरे थे। औरतों को गलत राहों से बचाने के लिए यह हुक्म था। रेहान अब मुझे तलाक नहीं देंगे। रेहान ने परेशान लहजे में कहा, शाफी, मैं तुम्हें तलाक देना भी नहीं चाहता, पर इस्लामी कानून के तहत तुम्हें तलाक दिए बिना मैं तुम्हारी बहन से निकाह नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूँगा, पूरा खर्चा दूँगा, तुम परेशान न हो। मैंने तीखे लहजे में कहा, रेहान, मुझे अब आपके तरस या हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। मैं तो यह कह रही हूँ कि आपको तलाक देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कोर्ट में खुला की अर्जी दे आई हूँ। ये खुला होता इस्लाम में यह वह तरीका है जो औरत शौहर से तलाक मांगती है, फिर खर्च लेने का हक नहीं रहता। कल पहली पेशी है, आपको कोर्ट चलना है। कागज आपके ऑफिस में पहुंच गए होंगे। आबी और रेहान के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। उन्होंने सोचा भी न था कि मैं इतना बड़ा कदम इतनी जल्दी उठा लूँगी। मैंने बच्चों की तरफ देखा, दोनों परेशान से थे। मैंने उन्हें प्यार किया और वहाँ से उठ गई। दूसरे दिन मैं वक्त पर तैयार होकर बाहर निकली। रेहान कार निकाल कर मेरे करीब आए। आगे का दरवाज़ा खोला। मैंने कहा, जब हमारे रास्ते जुदा हैं तो साथ चलने का कोई मतलब नहीं। मेरी टैक्सी आ रही है। जज ने हम दोनों की बात ध्यान से सुनी, फिर रेहान से मुखातिब होकर बोले, रेहान साहब, आप 14 साल की खुशगवार ज़िंदगी को एक गलत ख्वाहिश के पीछे बर्बाद कर रहे हैं। आप दोनों को सोचने के लिए 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ।
कोर्ट से घर आकर मैंने टेबल पर खाना लगाया जो सुबह पका कर गई थी और अपना खाना लेकर ऊपर आ गई। इसी तरह एक हफ्ता खामोशी से गुजर गया। रेहान के चेहरे पर फिक्र की लकीरें साफ थी। उस दिन जब मैं खाना लगाकर जाने लगी तो उन्होंने कहा, शाफी बैठ जाओ, कुछ बातें करनी है। मैं बैठ गई। रेहान ने ठहरे हुए लहजे में कहा, हमारा इतने दिनों का साथ है, मैं तुम्हें तनहा नहीं छोड़ना चाहता। चाहो तो तुम गेस्ट रूम में रहो या मैं आसपास ही अलग फ्लैट का इंतजाम कर देता हूँ। कानूनन बच्चे रखने का हक मेरा है, पर अगर तुम चाहो तो अपने साथ ले जा सकती हो। मैंने मजबूत लहजे में जवाब दिया, किसी एहसान की ज़रूरत नहीं है रेहान। अल्लाह का दिया बहुत कुछ है मेरे पास और मैं आपका हक भी नहीं छीनना चाहती। आपके बच्चे आपके पास ही रहेंगे। मैं उन्हें वह ऐशो आराम नहीं दे सकती जो उन्हें आपके पास मैसर है। मैं आपकी ज़िंदगी से अलग हो जाऊंगी। मैं क्या करूंगी, कहाँ रहूंगी, यह मेरा सिर दर्द है क्योंकि मैं खुला ले रही हूँ। मैं हक में है भी आपको माफ़ करती हूँ। बेइंतहा ताज्जुब से सब मेरा चेहरा देख रहे थे जिस पर कोई भाव न थे, एकदम सपाट और बेजान। मैंने बच्चों से कहा, आप लोग जैसी ज़िंदगी के आदी हैं वह सिर्फ आपके पापा दे सकते हैं। हाँ, आप लोग जब चाहो तब मुझसे मिलने आ सकते हो। दूसरे दिन निदा गाड़ी ले आई। हम दोनों साथ कोर्ट गए। आधे घंटे की समझाइश और नसीहत के बाद खुला मंजूर हो गई। ज़्यादा वक्त इसलिए नहीं लगा क्योंकि दोनों पक्ष पूरी तरह सहमत थे। घर पहुंचकर रेहान को मुबारकबाद दी और कहा, मुबारक हो, अब आप दूसरी शादी करने के लिए आज़ाद हैं। मैंने अपना सामान कल ही तैयार कर लिया था। उसे लेकर नीचे उतरी। जेबर के 2 डब्बे रेहान को देते हुए कहा, ये जेबर आपकी तरफ से चढ़े थे, इन्हें रखिए, दूसरी बीवी को देने के काम आएंगे। आपकी दी हुई एक एक चीज़ छोड़े जा रही हूँ, सिर्फ अम्मी की दी हुई चीज़ें साथ ले जा रही हूँ। आपसे एक गुजारिश है, अगर ज़िंदगी के किसी मोड़ पर हम मिल जाएं तो मुझे आवाज़ मत देना। मैंने बच्चों को प्यार किया, दुआएं दी। अभी आगे बढ़ी। मैंने उसे नज़रअंदाज कर निदा के साथ बाहर गई। उनके सामने मैंने एक आंसू भी नहीं बहने दिया, पर कार में बैठती मेरी आंसुओं का बांध टूट गया। मैं निदा की गोद में सिर रखकर सिसक उठी। निदा ने कहा, शाफी, आज जी भर कर रो लो। इसके बाद उस बेहया और बेवफा इंसान के लिए तुम्हें एक आंसू भी नहीं बहाने दूंगी। निदा की सास बिल्कुल मेरी अम्मी जैसी थी। उन्होंने मुझे माँ की तरह संभाल लिया। इद्दत का वक्त मैंने उनके गेस्ट रूम में गुजारा। इस बीच निदा और उसके शौहर सुहेल मेरे लिए घर की तलाश करते रहे। रकम मेरे पास अच्छी खासी थी। जल्द ही मुझे निदा की बिल्डिंग में ही अच्छा फ्लैट मिल गया। इद्दत के बाद मैं अपने फ्लैट में शिफ्ट हो गई। कॉन्वेंट में पढ़ी होने से इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी थी। एक स्कूल में मुझे जॉब मिल गई। जिंदगी सुकून से गुजरने लगी। बच्चों की याद आती, पर अब मैंने अपने दिल को मजबूत कर लिया था। उस दिन छुट्टी थी। मैं सफाई में लगी हुई थी कि दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला। सामने सुहेल के साथ रेहान खड़े थे। मैं शॉक्ड रह गई। उन्हें अंदर लाकर बैठाया। सुहेल उन्हें छोड़कर वापस चले गए। मैंने रेहान को देखा। 1.5-2 साल में काफ़ी फर्क आ गया था। चेहरे पर थकान, उम्र और बेजारी साफ झलक रही थी। बाल भी काफ़ी कम हो गए थे। बाई ने पानी लाकर रखा। रेहान ने टूटे हुए लहजे में कहा, साफ़ी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे अपने इस नाजायज़ कदम की बहुत सज़ा मिल चुकी है। अब तो मुझे माफ़ कर दो। अरे ऐसा क्या हुआ? आपने तो बहुत शौक और अरमानों से आबी से शादी की थी। हाँ, उसी पर पछता रहा हूँ। आबी बेइंतहा फूहर, निकम्मी और बदज़बान है। काम से तो उसकी जान जाती है। कुछ कहो तो कहती है मैं तो शुरू से ही ऐसी थी, तभी तो आपने मुझसे इश्क किया। सुघर घर संभालने वाली तो आबी शाफी ही थी। आपने उन्हें छोड़कर मुझे क्यों अपनाया? मेरे इन्हीं नाज रखों पर तो आप फिदा थे। शाफी, जब तुम बेहतरीन खाना बनाकर खिलाती थी, घर संभालती थी, बच्चों को देखती थी, तो इश्क एक शगल की तरह लगता। अब यह तल्ख हकीकत खुली है कि तुम्हारे बिना घर जहन्नुम है। सारा घर नौकरों के भरोसे है। बच्चों को आबी ने खूब सिर चढ़ाया है। आज दोनों बेहद बदतमीज और मुंहफट हो गए हैं। आबी से दिन रात लड़ाई होती है, वह भी बराबरी से जवाब देती है। शाफी, मुझ पर रहम करो, तुम लौट चलो। मैं आबी को तलाक दे दूंगा। मैं तुम्हारी कद्र जान गया हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे पहले से ही मालूम था कि ऐसा होगा, क्योंकि आबी मेरी बहन थी। उसके सारे ऐबों से मैं वाकिफ थी। पर रेहान, अब यह मुमकिन नहीं। खुला के बाद अगर दोबारा आपसे निकाह करना है तो मुझे हलाला करना होगा, और हलाला जैसी शर्मनाक रस्म पर, वह भी आप जैसे बेवफा इंसान के लिए करना मैं हरगिज गवारा नहीं करूँगी। एक बात और यह भी है कि अब मेरे दिल में आपके लिए जरा भी यकीन और मोहब्बत नहीं है। आपकी ज़िंदगी में लौटना नामुमकिन है। मैंने मजबूत लहजे में जवाब दिया और रेहान की तरफ देखा। वह बेहद थका और टूटा हुआ इंसान लग रहा था। वह झुके कंधों, नम आंखों और लड़खड़ाते कदमों से वापस लौट गया।
अपने किए गुनाह के अज़ाब उन्हें अकेले ही समेटने थे। उनकी बर्बाद ज़िंदगी की खबरें मुझे बराबर मिलती रहती थी, क्योंकि चचा के फ़ोन आते रहते थे। उन्हें के 7-8 साल हो गए हैं। बच्चे हर साल आकर मुझसे मिल जाते थे। मैं 3 दिन पहले नीता की भतीजी की शादी में गई थी। वहाँ से लौट रही थी कि आज बरसों बाद आबी को देखा। उसे देखकर रंज तो बहुत हुआ, पर उससे मिलने या बात करने की ख्वाहिश नहीं थी। जब मैं स्टेशन पर उतर रही थी, वह दूसरे गेट पर खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर आज वह उन आंसुओं को पोंछने का हक मुझसे छीन चुकी थी। और इसी के साथ ये बहुत ही बेहद अच्छी कहानी समाप्त हो गई। आप लोगों को कहानी ये कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट के ज़रिए, और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आएंगे प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूँगी नए कहानियों के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।